हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री सिक्स्थ क्लास चैप्टर 1। इसमें आज हम जानने की कोशिश करेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, यानी ये जो हमारा इंडिया है, हमारा देश है, इसका जो नाम इंडिया रखा गया, भारत रखा गया, या फिर हम इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, ये नाम कहाँ से शुरू हुए, किन लोगों ने इसको बोलना शुरू किया, ये नाम हमारे देश के कैसे रखे गए। तो लेट्स स्टार्ट। नेम्स ऑफ द लैंड, यानी इस देश के जो नेम्स है उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम जैसे हमारे देश के लिए दो शब्द इस्तेमाल बार बार करते हैं कि इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है। कहाँ से निकला है, इंडस। इंडस जो रिवर है हमारी, इंडस रिवर, इंडस से बना है इंडिया। संस्कृत में इसको सिंधु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। तो इसी इंडस से हमारा देश जो है इंडिया, इसका नाम इंडिया रखा गया है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। हम अपने मैप में, एटलस बुक में ईरान और ग्रीस को फाइंड करेंगे, लेकिन इसके बाद में, एक्चुअली पहले ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में हम इनको फाइंड करेंगे। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो। यानी जो ईरान के लोग थे और जो ग्रीस के लोग थे, ग्रीक्स, ईरान के रहने वाले को ईरानियन कहा जाता है और ग्रीस के रहने वाले को ग्रीक्स कहा जाता है। ये लोग करीब 2500 वर्ष पहले नॉर्थ वेस्ट से, किस तरफ से, नॉर्थ वेस्ट से, यानी जिस तरफ आज आपका प्रेजेंट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो उसके आगे कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि ईरान और ग्रीस। अगर हम डीप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में और आगे जाते हैं तो अपने मैप में, तो इन लोगों ने भारत आना शुरू किया करीब 2500 साल पहले। एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस। ये लोग जो थे, ईरानियन और ग्रीक्स जो थे, ये इंडस रिवर यानी सिंधु नदी से परिचित थे, सिंधु नदी के बारे में वो जानते थे। लेकिन वो इसको सिंधु नहीं कहते थे, वो इसको कहते थे हिंदोस और इंडोस, हिंदोस और इंडोस कहते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और इंडिया जो है वो लोकेशन, अभी एट प्रेजेंट जो इंडिया का लोकेशन है वो इंडस रिवर के ईस्ट साइड में, यानी इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी है, उसकी पूर्व दिशा में हमारा देश स्थित है। ठीक है ना। तो जो ज़मीन का जो भूभाग इंडस रिवर के ईस्ट भाग में स्थित था उसको उस समय क्या कहा जाता था, इंडिया कहा जाता था। ठीक है, समझ में आया। ज़मीन का वो भूभाग जो इंडस रिवर के ईस्ट में स्थित था उसको इंडिया कहा जाता था, यानी वो लैंड पार्ट जो स्थित था ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस। नाउ द नेम भारता वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन लोगों के लिए भारत शब्द इस्तेमाल किया जाता था। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका कौन सा आ गया, आज का अपना प्रेजेंट जो पाकिस्तान है, सॉरी प्रेजेंट जो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ये जो पार्ट्स है ये नॉर्थ वेस्ट का पार्ट्स माना जाता है। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, भारत कहा जाता था। एंड वो आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। और इसके बारे में कहाँ पे उल्लेख हो रखा है, ऋग्वेद में उल्लेख हो रखा है। ऋग्वेद के बारे में आप जानते हो, संस्कृत भाषा का जो सबसे पुराना कंपोजिशन, यानी संस्कृत भाषा की सबसे पुरानी कृति है जो रिटन फॉर्म में है, उसको हम ऋग्वेद कहा जाता है। और इसकी जो तारीख बताई जाती है, डेट्स बताई जाती है ऋग्वेद की, इट्स अबाउट 3500 ईयर्स अगो, यानी 3500 साल पहले, 3500 वर्ष पूर्व का इसकी तारीख ऋग्वेद की बताई जाती है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री।
तो पहले ये जो नाम थे लैंड पार्ट के लिए, कुछ लैंड पार्ट के लिए यूज़ किए जाते थे, लेकिन फिर उसके बाद में समय के साथ साथ में ये पूरे देश के लिए यूज़ किए जाने लग गए। आगे चलते हैं। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, फाइंडिंग हम अपने अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी कि हमारा जो पास्ट है, पास्ट यानी अतीत जो बीत चुका है, उसके बारे में हम लोगों को कुछ पता करना है। क्या, हम उसके बारे में देखते हैं। चलो, देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए कुछ तरीके हो सकते हैं, यानी उनमें से कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। एक तरीका तो ये है कि जो काफ़ी समय पहले जो किताबें लिखी गई थी उनको सर्च करना, उनका पता लगाना और उनको पढ़ना। तो हम जब पुरानी किताबों को पढ़ेंगे, इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे या पुरानी जो चीज़ें पढ़ेंगे, उनसे हमको हमारे पास्ट के बारे में, हमारे अतीत के बारे में पता चल सकता है। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है ना। तो ये जो पुरानी किताबें जो ओल्ड एज में लिखी गई थी किसी समय में, उनको क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो हाथ से लिखी हुई है। मैन्युस्क्रिप्ट यानी क्या है? जो हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। तो हाथ से लिखी जाने वाली जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको हिंदी में हम कहते हैं पांडुलिपि। क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट को आप क्या कहोगे हिंदी में? इट इज़ पांडुलिपि कहते हैं इसको। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, हैंड से लिखी गई थी, इसके लिए उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स नाम ऐसे रखा गया, एक लैटिन वर्ड है मैनु मीनिंग हैंड। मैनु का मतलब होता है हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये पाम एक पेड़ होता है जिसको हम कहते हैं ताड़पत्र। क्या कहते हैं? ताड़पत्र कहते हैं। एक पाम का पेड़ होता है जिसको हम हिंदी में ताड़पत्र कहते हैं। उसके पत्तों पर लिखा जाता था, क्योंकि उस समय पेपर जो था उसकी इन्वेंशन या उसकी जो खोज नहीं की गई थी, यानी पेपर का पता उस वक्त नहीं लगाया गया था। पेपर वॉज नॉट इन्वेंटेड दैट टाइम। तो पेपर की जगह वो लोग क्या करते थे? पाम लीफ को यूज़ करते थे, उस पत्ते का इस्तेमाल करते थे। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज द बर्च। इसके अलावा वो क्या करते थे? एक पेड़ होता था बर्च नाम का, जिसको हम लोग भुर्ज भी कहते हैं हिंदी में। उस पेड़ का, उस ट्री का जो खाल होती थी, जो छाल होती थी उसकी, पेड़ की, उस छाल को छील के उसको अच्छी तरीके से सुखा के उसके ऊपर भी वो लोग अपना जो राइटिंग्स होती थी वो लिखने का प्रयास करते थे। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस पर लिखी भी है। विच ग्रोस इन द हिमालयाज। और ये इस प्रकार का पेड़ कहाँ पे उगता था? हिमालय में ग्रो होता था, ठीक है। अभी देखिए एक और चीज़ दी गई है, आपके लेफ्ट साइड में दिया हुआ है अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years ago. The palm leaves which cut into pages and tied together to map books. इसको देखेंगे, देखो एक पेज है आपके पास, ये रहा, ये पाम लीफ पे लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? ये आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पाम लीफ पे लिखा गया है। फिर इसको क्या करते थे ये लोग? इसकी बाइंडिंग कर देते थे, टाई कर देते थे इन लोगों को, इन सारे पेजेस को क्या करते थे? टाई कर देते थे, एक बुक का रूप इनको दे देते थे, ठीक है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। लेकिन आप जानते हो जैसे कि पेड़ के पत्तों पे या पेड़ की छाल पे, यानी उसकी बार्क पे लिखे हुए होते थे, तो इनको इंसेक्ट समय के साथ साथ में जो कीड़े मकोड़े होते थे वो इनको खा जाते थे, उनको नष्ट कर देते थे। तो इसमें क्या हुआ? सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई, बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन बहुत सारी अभी भी हमारे पास उपलब्ध है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। उनको हमेशा कहाँ पे रखा जाता था? संभाल के कहाँ पे रखा जाता था? टेम्पल्स में और मोनास्ट्रीज में रखा जाता था। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ, दीज बुक डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स
रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। इन किताबों में सभी सब्जेक्ट्स को ये लोग कवर करते थे, सभी विषयों को कवर करते थे, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक मान्यताएं, और जो उनकी प्रैक्टिसेस थी उस समय, वो जो प्रचलन में उनकी जो क्रियाएं थी उनका भी वो उसमें रिकॉर्ड रखते थे। द लाइव्स ऑफ द किंग्स, इसमें राजाओं का जो जीवन था उसके बारे में, किस प्रकार की उनकी जीवन यापन राजा करते थे, किस प्रकार से उनकी लाइफस्टाइल होती थी, उसके बारे में भी वर्णन देखने को अपने को मिलता है। इसके अलावा मेडिसिन्स एंड साइंस सब्जेक्ट में ये भी आता था, मेडिसिन और साइंस भी उसका सब्जेक्ट था। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, इसके अलावा आप देखोगे वहाँ पे कुछ और टॉपिक्स थे, जैसे कि एपिक्स। एपिक्स क्या बोलते हैं, जो आपके काव्य होते हैं, जो महाभारत और रामायण आपके क्या है, एपिक्स है, यानी जो पोइट्री फॉर्म में जो स्टोरीज लिखी गई हो उनको हम क्या कहते हैं, एपिक्स कहते हैं, यानी द स्टोरीज विच वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, उसको हम कहते हैं एपिक। यानी कि आपकी जो रामायण है और महाभारत है वो कौन सी फॉर्म में लिखी गई है, एपिक, यानी पोइट्री फॉर्म में लिखी गई है। तो पोएम्स एपिक्स है, पोएम्स है। अच्छा, एक और चीज़, एपिक्स उन्हीं पोइट्री फॉर्म्स की चीज़ों को बोलते हैं जो रिलीजन से जुड़ी हुई हो। पोएम्स है, प्लेज है, बहुत सारे प्ले होते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, ये अधिकतर किस में लिखे जाते थे, संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। अदर्स वर इन डील्ट इन प्राकृत, और दूसरे जो चीज़ें थी वो प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी। प्राकृत क्या थी, उस समय की सबसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी जो बहुत सारे लोगों को यूज़ की जाती थी, या बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करना जानते थे, उन लोग इस प्राकृत भाषा से फैमिलियर थे। इसके अलावा जो चीज़ें थी वो तमिल भाषा में भी लिखी जाने लगी थी। ठीक है, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस को भी हम स्टडी कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन अपने इतिहास को जानने के लिए, पास्ट को जानने के लिए। इंस्क्रिप्शंस होते हैं अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, अभिलेख। जनरली ये हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते हैं, जैसे कि स्टोन्स पे लिखे जाते थे, या पिलर्स पे, या मेटल पे लिखे जाते हैं, यानी हार्ड सरफेस पे इनको लिखा जाता है, उनको कहा जाता है इंस्क्रिप्शन या अभिलेख। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. कई बार राजा जो थे अपने जो ऑर्डर्स होते थे, राजा के जो आदेश होते थे, उनको इंस्क्राइब्ड करवाते थे, यानी छपवाते थे इन मेटल से बने, मेटल की शीट्स पे या फिर स्टोन्स पे, तो उनको कहा जाता था इंस्क्रिप्शंस। और राजा ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि राजा अपने इंस्क्रिप्शन जब इन पे छपवाते थे तो अपना आदेश वो जनता तक इसके द्वारा पहुंचाते थे। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, इसके अलावा कुछ दूसरे प्रकार के भी इंस्क्रिप्शंस है जो अभिलेख हम इनको कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख। वेयर मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो दूसरे प्रकार के जो अभिलेख है उनमें राजा और रानी जो थे वो अपने जीवन में क्या करते थे, उनके लाइफस्टाइल कैसी होती थी, उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, यानी इंस्क्राइब्ड करवाया। तो इसमें लिखा हुआ मैन एंड वीमेन, यानी मैन एंड वीमेन, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ ओनली फॉर किंग्स एंड क्वींस, नॉट फॉर द जनरल पीपल। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज एंड बैटल, यानी कि जनरली राजा क्या करता था, उसकी जो विजय होती थी लड़ाई में, युद्ध में उसकी जो विजय होती थी वो इसको क्या करवाता था, इस पर रिकॉर्ड करवाता था। ठीक है, देखिए आपके पिंक कलर में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस। क्या आप सोचते हो कि जो हार्ड सरफेस पे जो लिखा जाता है, जो अंकित किया जाता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आपको ये पता लगाना है। एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, और एक तो हार्ड सरफेस पे अगर आपको लिखना है तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, ठीक है ना। हार्ड सरफेस, जैसे अगर आपको स्टोन पे कुछ लिखना है तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ेगी, ये भी आपको बताएंगे। एक चीज़ और देखो आप, इसमें देखो ये एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हियर एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, ये एक इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसको। आई एम गोइंग टू जूम इट, ये जूम किया मैंने, देखिए आपके लिए इसको, ठीक है।
तो इसके बारे में क्या है अपन पढ़ते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो। ये जो इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये करीब करीब 2250 वर्ष पुराना इंस्क्रिप्शन है। एंड वॉज फाउंड इन द कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। और ये कहाँ पे हमको प्राप्त हुआ? कंधार में। कहाँ पे प्राप्त हुआ? कंधार में। कंधार इस वक्त कहाँ है? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में। कहाँ पे बेटा? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में ये कंधार आपका है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। ये किसके आदेश पे इंस्क्राइब किया गया? अशोक नाम का जो राजा था, सम्राट अशोक, सभी आप फैमिलियर हो अशोका द ग्रेट से, तो अशोक के कहने पे ये इंस्क्राइब किया गया। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। अशोक के बारे में हम चैप्टर 8 में डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी भाषा जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हम देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो उस समय हिंदी नहीं थी, दूसरी लैंग्वेजेस थी, जैसे कि मैंने आपको बताया संस्कृत और प्राकृत या और कोई लैंग्वेज होती थी। तो उसको लिखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? स्क्रिप्ट होना जरूरी है। यू विल रीड अबाउट हिम चैप्टर, सॉरी, व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। स्क्रिप्ट में क्या होता है? लेटर्स होते हैं और साइन होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं और कुछ लेटर्स होते हैं। व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। जब हम व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन, जब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं। जब हमने, जैसे कि भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो आई एम रीडिंग एंड स्पीकिंग, तो मैं उसके लिए क्या हो गई? लैंग्वेज हो गई। जब मैं उसको रीड करता हूँ और बोलता हूँ तो वो लैंग्वेज हो गई। लेकिन लिखने के लिए आपको जो राइटिंग के लिए जो सिम्बल्स चाहिए, जो लेटर्स चाहिए, वो हमको उनको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। वी यूज़ अ लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स के आधार पे लिखा गया। नहीं, इसमें 2 अलग अलग स्क्रिप्ट्स का यूज़ किया गया है। एंड लैंग्वेजेस, इसमें 2 लैंग्वेजेस और 2 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया है। ग्रीक टॉप, ऊपर देखिए टॉप में जो है वो ग्रीक का इस्तेमाल किया गया है और नीचे जो है एरामिक का इस्तेमाल किया गया। टॉप में ऊपर ग्रीक का इस्तेमाल किया गया और नीचे एरामिक का इस्तेमाल किया गया। देखिए आप सकते हो 2 अलग अलग स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आपको देखने को इसमें मिल सकेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो पास्ट में बनाई गई है और उनको यूज़ भी किया गया है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, इन ऑब्जेक्ट्स को जो स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो इन चीज़ों को जो स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी पुरातत्वविद, यानी जो पुरानी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो रिमेन्स यानी अवशेष, यानी जो पुरानी समय की जो बिल्डिंगें थी, जो आज टूट चुकी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है, उनकी वो लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कि वो किससे बनी थी, कौन से स्टोन्स उनमें यूज़ किए गए थे, कौन सी ब्रिक्स यूज़ की जाती थी, उनके अंदर पेंटिंग्स किस प्रकार की थी। स्कल्पचर, यानी स्कल्पचर होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग निर्माण की जो कला होती है उसको हम कहते हैं स्कल्पचर। तो इसमें कौन से स्कल्पचर भी यूज़ किए गए थे। They also explore and excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins. इसके अलावा वो और भी खुदाई में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, खोज करते हैं। क्या क्या?
जैसे कि बहुत सारे प्रकार के टूल्स है, वेपन्स है, पॉट्स है, पेन्स है, ऑर्नामेंट्स है और कॉइन्स, ये सारी चीज़ें भी वो लोग अपनी जो एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, खुदाई करके वो लोग प्राप्त करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टोन से बने हुए हो सकते हैं। अदर्स ऑफ बोन, कुछ जो है बोन्स यानी हड्डियों से बने हुए हो सकते हैं। बैक्ड क्ले और मेटल, यानी बैक्ड क्ले यानी पकाई हुई जो गार है उससे बनाए हुए हो सकते हैं, क्ले से, या फिर मेटल से बने हुए हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो लोग एक्सकेवेट करके पता लगाते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड मेटल से या किसी हार्ड चीज़ से बनाए हुए होते थे और इम्पेरिसेबल होते थे, इम्पेरिसेबल यानी जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस से, ऐसी चीज़ों से बनाए होते थे, वो जनरली क्या होता है, सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो ज़्यादा समय तक टिकते थे या ज़्यादा समय तक चलते थे। या आप देख सकते हो कुछ पॉट्स दिए गए हैं और कुछ कॉइन्स आपको दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, लेफ्ट में एक पॉट दिया गया है, ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, एक पुराने शहर से एक पॉट प्राप्त हुआ है। इसके अलावा देखिए, पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी इस प्रकार के जो पॉट्स है वो करीब करीब 4700 साल पहले, 4700 वर्ष पूर्व इस्तेमाल किए जाते थे। राइट साइड में आप देखोगे एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, एक चांदी का पुराना सिक्का दिखाई दे रहा है। सच एज दिस कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज़ फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो, और ऐसे सिक्के जो थे 2500 वर्ष पूर्व इस्तेमाल किए जाते थे। इन वाट वेज इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। अच्छा, आपको ये अभी बताना है कि आज हम लोग जो कॉइन्स यूज़ करते हैं, है ना, कॉइन्स आपने देखा होगा, 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन। आज हम जो कॉइन्स यूज़ करते हैं वो उन कॉइन्स से कैसे डिफरेंट होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जो जानवरों की बोन्स थी उनको भी सर्च करते थे, उनकी भी स्टडी करते थे, बर्ड्स की बोन्स को स्टडी करते थे, और फिश, ये सारी चीज़ों को वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, इनकी जो बोन्स होती थी उनको स्टडी करते थे। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, इसलिए क्यों, क्या पता लगाने के लिए, ये बात का पता लगाना चाहते थे कि उस समय के लोग क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मोर प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट। अब देखेंगे आप कि जो प्लांट्स है रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, यानी जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट, यानी कि अगर जो पेड़ पौधों के जो बीज है या दाने जो जल जाते हैं, ठीक है, दे सर्वाइव इन द चेयर्ड फॉर्म, फिर वो जले हुए प्रकार फॉर्म में पड़े रहते हैं वहाँ पे, यानी अगर वो जल जाते हैं तो जले हुए रूप में वो वहाँ पे पड़े रहते हैं उन ओल्ड लोकेशंस पे जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, क्या आप सोचते हो कि जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट करते हैं, पुरानी बिल्डिंगों को खुदाई करते हैं, तो क्या वहाँ उनको ज़मीन में दबे हुए कपड़े अक्सर मिल जाते हैं क्या, क्या कपड़े वो उस समय के इंसान जो पहनते हैं वो कपड़े उनको मिलते हैं क्या, क्या आप ऐसे सोचते हो। ये आपके लिए है। Historians, that is, scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. जो इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार, ये जो इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उनको जब भी कोई चीज़ पता लगाते हैं, ये फाइंड होती है, इनको मिलती है ओल्ड प्लेसेस पे या जो बिल्डिंग्स को खुदाई करते हैं वहाँ पे एक्सकेवेशन में, तो ये उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, सोर्स। क्या यूज़ करते हैं, सोर्स, यानी कि स्रोत, यानी कि ये हमको पता कैसे लगा, इसका सोर्स क्या है, हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं उसका प्रूफ हमारे पास क्या है, सोर्स क्या है, किस आधार पे हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि उस समय के लोग इस प्रकार से रहते थे,
ये वस्तुएं खाते थे, उनका लाइफस्टाइल ऐसे थे, उसके लिए उनके पास कोई सोर्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हमको ये सारी चीज़ें बता नहीं सकते। वंस सोर्सेस आर फाउंड, एक बार जब उनको सोर्सेस मिल जाते हैं, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। तो जब उनको कोई किसी न किसी प्रकार का सोर्स एक्सकेवेशन में यानी खुदाई में प्राप्त हो जाता है, तो फिर पास्ट के बारे में यानी जानने की उनकी जो आइडिया है, एक प्रकार से आप कह सकते हो उनका एडवेंचर है, यानी उनकी रुचि, उनकी उत्सुकता जो है इतिहास के बारे में जानने के लिए बढ़ जाती है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, फिर वो क्या करते हैं, उस स्रोत से, उस सोर्स से धीरे धीरे बिट बाय बिट, एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ते हुए एक पूरे इतिहास की कैलकुलेशन कर लेते हैं, या फिर उस समय के चीज़ों का पता लगा लेते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इतिहासकार होते हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविद, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, ये एक प्रकार से डिटेक्टिव होते हैं, यानी जासूस होते हैं। वो यूज़ ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। जो ये जितने भी सोर्सेस उनको प्राप्त होते हैं, उनको क्लूज के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने पास्ट को पता लगाने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें अपन आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की PDF शीट दूंगा, वो आपको मैं सेंड करूंगा, उसको आपको लर्न करना है। कुछ एक्टिविटीज़ होगी जो आपको सेल्फ घर पे करनी है और मुझे उसको भेजना है वापस। ठीक है ना, इसके उसकी फ़ोटो क्लिक करके। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है हम स्टार्ट करेंगे वन पास्ट और मैनी। क्या हमारा एक ही इतिहास था या बहुत ज़्यादा थे? थैंक यू।